Hello students, welcome back to Prepon. In the last video lecture, we started fundamental rights, one of the most important chapters of our constitution, and usually many of the questions in exams, whether prelims or mains, are asked from fundamental rights, either directly or indirectly. कल हमने शुरू किया फंडामेंटल राइट्स और कल आपको ये बताया कि राइट्स क्या होते हैं और फिर फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स आर द क्लेम्स ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द स्टेट। व्यक्ति का सरकारों पर या सरकारी एजेंसीज पर एक क्लेम है कि मेरे राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके और मेरे बीच में कोई हस्तक्षेप ना हो, कोई इल्लीगल हस्तक्षेप ना हो। अगर मेरे अधिकारों का हनन होता है, इफ माई राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड अपॉन, देन स्टेट शुड इंटरवीन विद द हेल्प ऑफ जुडिशरी। आइदर स्टेट इटसेल्फ शुड इंटरवीन, और इफ स्टेट डज नॉट इंटरवीन इन प्रोटेक्टिंग माई राइट्स, आई विल स्ट्रेट अवे गो टू द जुडिशरी टू गेट बैक माई राइट्स। इसलिए अधिकार होते हैं, स्टेट का कर्तव्य है कि उनका प्रोटेक्शन हो, व्यक्तियों को उनके अधिकार मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए स्टेट का ये क्लेम हो जाता है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि अधिकारों के साथ ड्यूटीज भी चलती हैं। देयर एग्जिस्ट नो राइट वेयर देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा कहा जाता है इररिस्पॉन्सिबल पर्सन्स शुड नॉट बी गिवन एनी राइट्स, बिकॉज आपके अधिकार वहीं तक रहते हैं जहाँ से दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं। हेंस स्टेट ऑलवेज राइट्स ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इतनी बात समझ में आ गई। हमने ये बताया फंडामेंटल राइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये माना गया व्यक्ति के हर पहलू के विकास के लिए ये मौलिक अधिकार बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। इफ द पर्सन इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, ही कैन नॉट कंट्रीब्यूट इन द फुल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इटसेल्फ। इसलिए व्यक्ति का पूर्ण विकास ज़रूरी है। इसके लिए उसे कुछ अधिकार निश्चित तौर पे देने चाहिए। जब निश्चित तौर पे देने की बात करते हैं तो फिर वो अधिकार बन जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। हेंस फंडामेंटल राइट्स आर सो सैक्रोसैंक्ट, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनको संविधान गारंटी करता है। उनको सरकारों की विम्स एंड फैंसीज पे नहीं छोड़ा गया है, उनकी वेल विशिंग पे नहीं छोड़ा गया है, उन्हें संविधान द्वारा दिया जाता है। इतना हम लोगों ने समझा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आज फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ते हैं। व्हाट आर फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इनको अंडरस्टैंड करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको सभी को समझ में आ जाएगा। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, चलिए इसको देखते हैं। सो फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट इज दिस, that fundamental rights, as I have told you, fundamental rights are integral to the constitution. धीरे लिखने की कोशिश करता हूं ताकि टक टक की आवाज ना आए, लेकिन ये आवाज जाती नहीं है कितना भी लाइट होल्डिंग की जाए पेन की। तो फंडामेंटल राइट्स आर इंटीग्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दे फ्लो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इतने इंपॉर्टेंट है कि संविधान में डाल दिए गए हैं। मैंने जैसे बताया सरकारों की विश और विल पे निर्भर नहीं करते, ये तो होते ही हैं और संविधान इनको देता भी है, तो गारंटी के तौर पे देता है। इसलिए मैंने आपको बताया ऑल फंडामेंटल राइट्स आर व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल rights. So first is they are integral to the constitution. Second, fundamental rights are justiciable rights. These are justiciable rights. When we say fundamental rights are justiciable rights, it means what? It means, as I have told you, if violated or infringed, then the person can straight away, if they are violated,
If violated, then the person can move straight away to the court for their implementation. If violated, the person whose rights are violated can move to the court directly. The person can move the court for their reinstatement. जब हम कहते हैं अधिकार जस्टिशिएबल हैं, इसका मतलब यह है कि अगर उन अधिकारों का उल्लंघन होता है, उल्लंघन कौन कर सकता है? उल्लंघन स्टेट कर सकती है, सरकारें कर सकती हैं, या कोई व्यक्ति विशेष भी कर सकता है। अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो मैं स्टेट से बोलूँगा मुझको मेरे फंडामेंटल राइट्स वापस दिलवाइए। अगर मेरे ऊपर किसी ने हमला किया है, मेरी राइट टू लाइफ, मेरी जान खतरे में है, मैं पुलिस में FIR करूँगा, then police will on behalf of me will file a case in the court against the person who has attacked me। तो मतलब स्टेट की जिम्मेदारी है कि मुझे मेरी राइट टू लाइफ की रीइंस्टेटमेंट होनी चाहिए। स्टेट नहीं सुनती है, then I will go straight away to the court, एंड फिर कोर्ट को बोलूँगा कि स्टेट इज़ नॉट लिसनिंग टू मी एंड माई लाइफ इज़ इन डेंजर, फॉर एग्जाम्पल। तो स्टेट की ड्यूटी होती है, भले ही स्टेट उल्लंघन करे या नॉन स्टेट एक्ट का उल्लंघन करे, स्टेट की ड्यूटी है कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स वापस मिलने चाहिए। अगर इन्फ्रिंज अपन होते हैं तो मतलब हम कोर्ट जाकर इनको ले सकते हैं, कोर्टों के हस्तक्षेप से हमको ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दैट इज आर रिस्ट्रिक्टेड। कहने का मतलब है अधिकार तो एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकते, अधिकार कभी भी एब्सोल्यूट हो नहीं सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है हमारे डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस के लिए, बट फिर भी क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है। क्यों रिस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि अगर ये अनलिमिटेड होंगे, लिमिटलेस होंगे, तो हो सकता है जो पावरफुल हो, जो एलीट हो, जिनके रिसोर्सेज बेहतर हैं, जो या वेल कनेक्टेड हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स तो उनको मिल जाएं, लेकिन जो वीकर सेक्शंस के लोग हैं उनको उनके राइट्स ना मिल पाएं, इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इफ़ यू फुलफिल ऑल द ड्यूटीज़, if you fulfill the limitations, if you follow the limitation imposed upon them, you can have all those rights. Otherwise, if you do not follow the restrictions, then your rights can be withdrawn. For example, you have right to freedom of speech. आपको बोलने का अधिकार है। आपके बोलने का अधिकार मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा करा सकते हैं, दो कम्युनिटीज़ के बीच में एनमिटी पैदा कर सकते हैं, या सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, या देश की एकता अखंडता के खिलाफ बोल सकते हैं, या आप कुछ ऐसा शोर शराबा कर सकते हैं जिससे सोसाइटी की पीस डिस्टर्ब होने लगे। गुड नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, तो ये रिस्ट्रिक्टेड हैं। एज आई हैव टोल्ड यू, फंडामेंटल राइट्स मूव विद सर्टेन लिमिटेशंस, तो एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड हुआ करते हैं। सो लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द रिस्ट्रिक्शंस, यू कीप ऑन एंजॉइंग योर फंडामेंटल राइट्स। इफ यू डू नॉट फॉलो द रिस्ट्रिक्शंस, योर फंडामेंटल राइट्स आर विड्रॉन बाय द स्टेट। तो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड राइट्स हुआ करते हैं। नेक्स्ट, कैन बी सस्पेंडेड, दीज कैन बी सस्पेंडेड। वैसे तो ये हमेशा व्यक्ति के साथ रहते हैं फंडामेंटल राइट्स, लेकिन फिर भी कलेक्टिव सिक्योरिटी ज़रूरी है, कलेक्टिव इंटरेस्ट ज़रूरी है, इसलिए यहाँ तो ये वापस तब होंगे जब आपने कोई गलती की है तो वापस हो जाएंगे, लेकिन यहाँ आपकी गलती नहीं भी है फिर भी कुछ समय के लिए सस्पेंड हो सकते हैं। मान लीजिए देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई, देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई, ऐसे में कुछ अधिकार वापस हो जाते हैं। राष्ट्रपति इंडिकेट कर देंगे कि कौन से अधिकार हैं जो इस समय अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ तो आपकी गलती है तो विड्रॉ हो गए हैं, यहाँ आपकी गलती नहीं है, लेकिन देश के हालात ऐसे हैं, यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं देश के कि आपको फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स है एंजॉय करने ना दिए जाएं। फिर भी दो राइट्स ऐसे हैं,
Article 20 and 21 which are never withdrawn whether it is emergency or not. 2 राइट्स ऐसे हैं जो कभी भी विड्रॉ नहीं होते हैं, इनको हम बाद में देखेंगे. अदरवाइज अदर फंडामेंटल राइट्स कैन बी विड्रॉन ड्यूरिंग द इमरजेंसी. अब इसमें भी कुछ केसेस बन जाते हैं, डिस्कशन बन जाते हैं, वो हम फंडामेंटल राइट के जब आर्टिकल्स आएंगे तब डिस्कस कर लेंगे. तो पहली बात तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, and in certain situations they can be restricted also. They can be withdrawn by the state in the case of, for example, national emergency. तो suspend भी हो सकते हैं. These are available against executive and legislature. These are available against executive and legislature. अब फंडामेंटल राइट, ये क्वेश्चन यूजुअली आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. ओनली एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार और उसकी एजेंसीज. सरकारें हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकती, लेकिन पार्लियामेंट लॉ बना के हमारे फंडामेंटल राइट्स वापस ले सकता है. तो आपको याद रखना है, दीज आर अवेलेबल अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. नाइदर गवर्नमेंट्स कैन डू एनी एक्शन which is violating my fundamental rights, nor parliament and state legislature can formulate any law which is infringing upon my fundamental rights. parliament भी कोई ऐसे कानून नहीं बना सकता जो मेरे fundamental rights को infringement करें, ना ही सरकारें या उनकी एजेंसीज ऐसा कुछ काम कर सकती हैं, एक्शन ले सकती हैं जिससे मेरे fundamental right infringe हो. कहने का मतलब है, if my fundamental rights are violated, I can move to the court of law both against executive as well as legislature. legislature ने लॉ बना दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्ट का जो कोई एक्ट बना दिया कि मीडिया पे ये एक पाबंदियां लगाई जाती हैं कि मीडिया ऐसे ऐसे नहीं बोल सकता है. देन मीडिया कैन स्ट्रेट अवे गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, बिकॉज आई एंजॉय माय फंडामेंटल राइट्स. इसलिए एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट भी हैं और पार्लियामेंट के लॉ बना देगा उसके अगेंस्ट भी हैं. तो ना तो सरकार रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, हर कानून सरकार को रूल्स रेगुलेशंस बनाने की अनुमति देता है. रूल्स रेगुलेशंस बना दिए जाएं कि सॉलिड वेस्ट कलेक्शन रूल्स 2022 बना दिए जाएं, उसमें कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जो स्कैवेंजर्स होते हैं, जो रैग पिकर्स वगैरह होते हैं, उनको उन पे उनकी ये ड्यूटी लगाई जाती है कि उनको समय पे कितना भी ख़राब हालात हो उनको स्कैवेंजिंग करनी है, कूड़ा कलेक्ट करना है. ऐसे में वो लोग सरकार के उन नियमों के खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं कि ऐसे इस तरीके का जो कूड़ा है या इस तरीके के जो हालात है, गटर है, सीवर सिस्टम है, इसमें जाने में मेरी राइट टू लाइफ खतरे में है, इसमें डेंजरस गैसेज होती है, मेरी लाइफ खतरे में आ सकती है. कहने का मतलब है सरकारों के खिलाफ भी हैं और अगर पार्लियामेंट ने कानून बनाया है उनके खिलाफ भी हैं. तो आपकी समझ में यहाँ से ये आ गया कि फंडामेंटल राइट्स इफ वायलेटेड बाय द स्टेट आई कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. इफ एनी लॉ इज मेड बाय द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर आई कैन स्ट्रेट अवे गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. यहाँ से आपकी समझ में ये भी आ गया होगा कि ये किसके अगेंस्ट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ये जुडिशरी के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं होते. मतलब कोर्ट ने कुछ किया है तो आप कोर्ट के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते. ऐसा माना जाता है कोर्ट्स आर द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट्स डू नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स, ऐसे कह देते हैं. तो कोर्ट में है तो कोर्ट में फिर वो एक लिटिगेशन हो जाएगा, अपील हो जाएगी, तो वी कैन मूव टू द कोर्ट अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट इज दिस: फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इंजंक्शंस. कहने का मतलब है, सेंटेंस का मतलब है, मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिवली वर्डेड. कहने का मतलब है संविधान देखेंगे तो ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है स्टेट शैल नॉट डू, स्टेट शैल नॉट फॉरबिड, स्टेट शैल नॉट डू दिस. मतलब ये बोला गया है ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते हैं. तो ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स अधिकारों की एग्जिस्टेंस को मानते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएंगे. तो दे आर नेगेटिवली वर्डेड, हेंस कॉल्ड
These are negative injunctions on the state, meaning thereby the constitution is asking the state not to do something. स्टेट को कुछ ना करने को कह रहे हैं, क्योंकि वो अगर वैसा करेंगे तो एग्जिस्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स, वो वायलेट हो जाएंगे. तो मोस्ट ऑफ देम आर नेगेटिवली वर्डेड. नेक्स्ट important feature of fundamental rights is that they create a balance between individual liberty and collective interest. मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति की लिबर्टी और सोसाइटी की लिबर्टी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं. व्यक्ति को उसके फंडामेंटल राइट्स भी मिल जाएं, एट द सेम टाइम फंडामेंटल राइट्स ऑफ मैनी आर नॉट वायलेटेड. ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स की वजह से पूरी सोसाइटी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होने लगे. व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट हैं, बट दे कैन नॉट गो ओवर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मैनी पीपल, मीनिंग देयर बाई द राइट्स ऑफ मैनी आर मोर इंपॉर्टेंट देन द राइट्स ऑफ द few. This is another important feature of fundamental rights. So these are few features of fundamental rights which I have discussed with you. तो ये फंडामेंटल राइट्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाता है. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ कैटेगरीज वगैरह होती है फंडामेंटल राइट्स की, और पहली कैटेगरी होती है राइट्स टू इक्वलिटी, जो शुरू होती है आर्टिकल 14 to 18. राइट्स टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18. अब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट शुरू होता है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक. आर्टिकल 12 डिफाइन करता है कि पार्ट 3 में जहां जहां वर्ड स्टेट आया है इसका मतलब क्या है. आर्टिकल 12 जहां से फंडामेंटल राइट का पार्ट शुरू होता है, इट एक्सप्लेन्स कि जो वर्ड स्टेट है पार्ट 3 में उसका मतलब क्या है. बहुत लंबा डिस्कशन इस पे हो सकता है, बट शॉर्ट में बताता हूं. स्टेट का मतलब है सरकार, उससे संबंधित एजेंसीज कहलाती हैं. क्या वो कहलाती है स्टेट, मतलब सरकार, उससे संबंधित जितनी एजेंसीज हैं उन्हें स्टेट कहा जा सकता है. कई बार आपने अखबार में पढ़ा होगा कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया इज अ स्टेट. ये स्टेट है कि नहीं है, इसके खिलाफ भी फंडामेंटल राइट्स की बात की जा सकती है. अब दीज थिंग्स आर कंट्रोवर्शियल, वी शैल डिस्कस इन द मेन क्लासेस और इन द कोर्स विच वी आर रनिंग ऑन प्रेपॉन आईएएस. प्रेपॉन आईएएस पर जो हम पॉलिटी का मेजर कोर्स लाएंगे उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं. इन छोटे वीडियोज़ में उन डिस्कशंस को लेना संभव नहीं है. जैसे आज या कल अखबार में पढ़ा मैंने कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि वर्ल्ड बैंक इज नॉट द स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट. अब वर्ल्ड बैंक अगर कुछ करता है उसके खिलाफ, वर्ल्ड बैंक से कुछ हमें लगता है वर्ल्ड बैंक के एक्शन से हमारे राइट्स वायलेट होते हैं, तो हम वर्ल्ड बैंक के खिलाफ जा सकते हैं. तो वर्ल्ड बैंक इज नॉट द स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ फंडामेंटल राइट्स. ये आज या कल की बात है, अखबार में आपने पढ़ा होगा. तो स्टेट का मतलब है सरकारें, उसकी एजेंसीज. अब आर्टिकल 13 क्या होता है? आर्टिकल 13 में आपको बाद में बताऊंगा जब हम फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स को एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन देता है. पहली कैटेगरी शुरू होती है आर्टिकल 14 से 18 तक. तो पहले आर्टिकल 14 पहली कैटेगरी लेते हैं, राइट्स टू इक्वलिटी. राइट्स टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18. एवरी पर्सन, रादर आप इसको ऐसे समझिए, ये बोला जाएगा नो पर्सन कैन बी डिनाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ and equal protection of laws. देखिए दो क्लॉज इंपॉर्टेंट है इसमें. ये आर्टिकल 14 है. आर्टिकल 14 याद हो या ना हो, बट इसका
कंटेंट याद होना चाहिए। इस साल प्रीलिम्स में आर्टिकल 14 पे क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, इसको अगर समझ लेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। आप सीधे आर्टिकल 14 का कंटेंट नहीं पूछ रहे हैं वो आपसे, बट आर्टिकल 14 की समझ आपको नहीं होगी तो आप ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं कर पाएंगे। इसलिए वॉट एवर यू आर प्रिपेयरिंग इन पॉलिटी, इट इज 100% backed by the understanding of the constitution. It is not that you are covering current affairs only. You can cover Indian polity to a large extent, or you can say to every extent, in all aspects is covered by knowing very well the constitution. तो देखिए, no person can be denied equality before law, equal protection of laws. पर्सन का मतलब हो गया अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो फंडामेंटल राइट ऐसा नहीं है सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के लिए भी हैं और जो नागरिक नहीं हैं उनके लिए भी हुआ करते हैं। तो ये सभी के लिए अवेलेबल हुआ करता है। तो नो पर्सन कैन, देखिए निगेटिवली वर्डेड है, नो पर्सन कैन बी डिनाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ऐसा बोला जा रहा है। तो पहला आर्टिकल, पहले फ्रेज का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। बिफोर लॉ एवरीबडी इज इक्वल, कानून सबके लिए एक सा है, कानून के सामने सब बराबर हैं। लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मेन एंड मेन, लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन मेन एंड मेन सो फार एज गिविंग राइट्स इज कंसर्न, सो फार एज टेकिंग ड्यूटीज आर कंसर्न। दो बातें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, दो बातें समझिएगा, सिर्फ अधिकारों की बात नहीं हो रही है। आजकल के नैरेटिव में ड्यूटीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अखबार में आप देखेंगे ड्यूटीज पे भी बात आ रही है। एक सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली लगाई गई है क्यों ना ड्यूटीज भी मैंडेटरी कर दी जाएं। तो देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कानून के सामने सब बराबर हैं, कानून सबके लिए एक सा है। कानून सबके लिए एक सा दो तरीके से है, इन गिविंग राइट्स, अधिकार देने में भी कोई भेदभाव नहीं करना है, एंड इम्पोजिंग ड्यूटीज, और ड्यूटीज लगाने में भी कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी को इलेक्शन ड्यूटी पे भेज दें और किसी को इलेक्शन ड्यूटी पे ना भेजें। ये भी क्या है, ये भी राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है। तो अधिकार देने में भी भेदभाव नहीं करेंगे और ड्यूटी लगाने में भी भेदभाव नहीं करेंगे। कानून सबके लिए एक सा है। जहां तक कानून की बात है, लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट विद सम एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस हुआ करते हैं। राष्ट्रपति गवर्नर हैं, उनके खिलाफ उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं जिनमें उनके खिलाफ केसेस नहीं हो सकते, उन्हें कोर्ट वगैरह में नहीं बुलाया जा सकता कुछ कंडीशंस में। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर्स ऑफ स्टेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आर्टिकल 14 टू सम एक्सटेंट। इसी तरीके से और देशों के राष्ट्रपति है, सोवरेंस हैं या डिप्लोमेट्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, उनके और उसमें काम करने वाले लोगों के खिलाफ भी कुछ प्रोटेक्शन वगैरह दिया जाता है। एक्सेप्ट दोज, एवरीबडी फ्रॉम पीएम टू अ कॉमन मैन, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। जो सजा एक आम आदमी के लिए वही सजा प्राइम मिनिस्टर के लिए भी उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए हो सकती है। तो इन जनरल इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून सबके लिए एक सा होता है। बिफोर लॉ एवरीबडी इज इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको समझिए। इसका मतलब है, ध्यान से सुनिए, लॉज शुड बी सच, लॉज का मतलब है पॉलिसी जो आप लॉज की तौर पे ला रहे हैं, कोई भी योजना बना रहे हैं, कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, एनी पॉलिसी विच द स्टेट इज फॉर्मुलेटिंग मे बी थ्रू लॉ वट एवर इट इज, जो भी आप पॉलिसी बना रहे हैं लोगों के लिए, वो पॉलिसी कुछ ऐसी बने, द पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड इन सच अ वे, इट शुड बी फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे that everybody is able to have equal protection under that policy। आपने अगर कोई पॉलिसी बनाई है तो उससे निकलने वाला लाभ, उससे निकलने वाली सुरक्षा सबके पास बराबर पहुंच जाए। कहने का मतलब है कि जो लोग डेवलप्ड हैं, और जो लोग अंडर डेवलप्ड हैं, अगर सबको, दोनों को एक साथ सपोर्ट देंगे तो उनके बीच का गैप बरकरार रहेगा। मतलब अगर आपने कहा कि आपको 10 रुपये वजीफा दिया जाता है, अब 10 रुपये वजीफा स्कॉलरशिप हर एक को दे दी जाए, तो
तो जो एलीट क्लास के बच्चे हैं उनको भी 10 रुपये दिया जाए और जो गरीब बच्चे हैं उनको भी 10 रुपये दिया जाए, तो उनके बीच का गैप वही रहेगा। इस क्लॉज का मतलब है कि जो ज़्यादा नीडी हैं उनको ज़्यादा दिया जाए, जो कम नीडी हैं उनको कम दिया जाए, और जिनको जो नीडी नहीं है उनको कुछ भी ना दिया जाए, ताकि उनके बीच का गैप कम हो जाए। इसका मतलब जब भी हम सपोर्ट देंगे किसी को, तो सपोर्ट ये देख के देंगे उस सपोर्ट को देने से सबके बीच में बराबरी हो जाए, सबको बराबर सपोर्ट मिलेगा, ऐसा संविधान नहीं कहता। मतलब इस आर्टिकल से यह भी पता लगता है कि संविधान मान के चलता है कि समाज में असमानताएं हुआ करती हैं, उस असमानता को खत्म करना जरूरी है, इसलिए कुछ को सपोर्ट दिया जाए, कुछ को सपोर्ट ना दिया जाए। जब आप कुछ को सपोर्ट देंगे, इसका मतलब इस पिक्चर से देखिए आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, इन जनरल इक्वलिटी की बात हो रही है, तो ये मतलब है इसका इन जनरल। अब ये अंडर डेवलप्ड है, ये अंडर डेवलप्ड है, इसको भी इतना सपोर्ट दिया गया। ये थोड़ा डेवलप्ड, इससे बेहतर है, इसको भी इतना सपोर्ट दिया गया। ये वेल डेवलप्ड है, इसको भी सपोर्ट दिया गया। जो वेल डेवलप्ड है, दे आर हैविंग द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, बट दोज हु आर नॉट एज डेवलप्ड एज दे आर नॉट एबल टू हैव द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट। इनके बीच में इतना गैप, इनके बीच में इतना गैप रहता है। इसलिए जो वेल डेवलप्ड है उनको सपोर्ट कम दिया जाए, जिनको इतना चाहिए इतना दिया जाए, जिनको ज़्यादा चाहिए ज़्यादा दिया जाए, ताकि एवरीबडी कैन हैव द फ्रूट्स ऑफ व्हाट, डेवलपमेंट। इस पिक्चर से समझ में आया? इसका मतलब सबको एट पार लाने की चेष्टा होती है, इसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब यह है, सॉरी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का बेसिक मकसद है, अगर आप समझ पाए हो पिक्चर के जरिए। दिस इज कॉल्ड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मतलब लॉ से, जो भी लॉज आप या पॉलिसीज बना रहे हैं, उससे निकलने वाली सुरक्षा ऐसी हो कि सब बराबर सुरक्षित हो जाएं। देखिए यहां पर सबको अलग अलग सपोर्ट दिया गया है ताकि सब इक्वली प्रोटेक्ट हो जाएं। इसे कहते हैं जस्टिस भी कह देते हैं, सोशल जस्टिस भी कह देते हैं, इक्विटी भी कह देते हैं, और इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह देते हैं। मतलब वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन गलत है, लेकिन कमियों को दूर करने के लिए अगर भेदभाव किया जाए तो गलत नहीं है। आर्टिकल 14 हमको कमियों को दूर करने की परमिशन देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां तक फंडामेंटल राइट्स की बात है। इसी के तहत गवर्नमेंट सारी की सारी रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाती है। जितने तरीके के सपोर्ट सिस्टम वीकर सेक्शंस को दिए जाते हैं, वो आर्टिकल 14 में बाकायदा डिस्क्राइब हो सकते हैं, वैलिडेट हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो सकते हैं। दिस इज, ये पिक्चर वेल डिफाइन करती है कि इक्वलिटी और इक्विटी में क्या फर्क है। यहां पर बराबरी तो आपने कर दी कि सबको बराबर सपोर्ट दिया गया है, बट बराबर सपोर्ट देने से भी बात नहीं बन रही है। इसलिए जिसको ज्यादा चाहिए उसे ज्यादा दिया जाए, जिसे कम दिया जाए उसे कम देना चाहिए। दिस इज जनरल इंटेंट ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि आर्बिट्रेरीनेस इन द पॉलिसी मेकिंग इज अपोजिट टू इक्वलिटी। मतलब आप मनमानी तरीके से पॉलिसी बनाएंगे तो उससे इक्वलिटी नहीं होगी, उससे इनइक्वलिटी हो जाएगी। जैसे नीट का एग्जाम है, तमिलनाडु में नीट के एग्जाम पे बात चलती है। तमिलनाडु में नीट के एग्जाम में, नीट जो मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम है, उसका यह कहना है कि जो एंट्रेंस एग्जाम में आपकी पोजीशन आएगी उसके हिसाब से आपको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिया जाएगा। तमिलनाडु की गवर्नमेंट का यह कहना है कि जो वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, दूर दराज के रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो उतनी महंगी कोचिंग्स, उतनी अच्छी शिक्षा उनके पास नहीं है कि वो इतने टफ एग्जाम को क्रैक कर पाए। इसलिए 12th में बोर्ड में जो एग्जाम आए हैं उसके बेस पे मेडिकल में दाखिला दिया जाए, क्योंकि इससे इनइक्वलिटी होती है, सबको बराबर का अवसर नहीं मिला। जो गांव वगैरह में बच्चे रहते हैं उनको अवसर नहीं मिला कोचिंग्स वगैरह करने का, तो वो नीट क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो ये टसल चल रही है बिटवीन द गवर्नर एंड द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, एंड द बेसिस इज व्हाट, वॉलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी। जो एलीट क्लास के बच्चे हैं उनको सुविधा है, और जो गरीब बच्चे हैं उनको सुविधा नहीं है। इसका मतलब अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। सो दिस इज इन शॉर्ट आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये बात आपके समझ में आ गई? इसका मतलब ये आर्टिकल ये कहता है कि भेदभाव हो तो सकता है, लेकिन कमियों को दूर करने के लिए भेदभाव हो सकता है, जस्टिस देने के लिए भेदभाव हो सकता है, लेकिन जो भेदभाव होगा
वो वैलिड क्राइटेरियन पे होगा, जो क्लासिफिकेशन बनाई जाएगी वो वैलिड बनाई जाएगी। बेवजह के ग्रुप बनाकर, इलॉजिकल ग्रुप बनाकर, इनवैलिड ग्रुप बनाकर आप सपोर्ट दे दें, ये संभव नहीं है। ऐसा होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे चैलेंज में ले लेगा और उसे खारिज कर देगा। सो दिस इज इंटेंट ऑफ आर्टिकल 14। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। ये आर्टिकल 14 है, आपकी समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 15, 16 इसके सबसेट्स हैं, आर्टिकल 15, 16 इसके सबसेट्स हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या होता है आर्टिकल 15 और क्या होता है आर्टिकल 16। होप यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर और आपको पॉलिटी की कुछ और बारीकियां समझ में आई होंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।